अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूलाज और ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 9 का। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से हम पहले एक दो टर्म्स है, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट पैरामीटर और एक हमारे पास होता है स्कैटरिंग एंगल। इन दो के लिए हम रिलेशंस डिराइव करेंगे। फर्स्ट इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे, फिर इसका रिलेशन स्कैटरिंग एंगल के साथ हम रिलेशन डिराइव करेंगे और फिर स्कैटरिंग एंगल्स जो हमारे पास रदरफोर्ड ने डिराइव किया था। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस टू विच द इंसिडेंट पार्टिकल वुड अप्रोच द न्यूक्लियस इफ देयर वर नो फोर्सेस बिटवीन देम। कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास आएगा और यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स और इसके बाद एक रिपल्सिव फोर्स, यानी पार्टिकल आया और यहाँ से जो मिनिमम डिस्टेंस तक पार्टिकल अप्रोच कर सकता है न्यूक्लियस को, तो इसको जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं। देखिए अब ये इफ़ देयर वर नो फोर्सेज, अब यहाँ पे तो पार्टिकल पे फोर्स एक्ट की जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है। अब देखें अगर फोर्सेज ना होती तो पार्टिकल ये पाथ अडॉप्ट करते, बिल्कुल ये पाथ अडॉप्ट करते और ये ऐसे ही पास होती थी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ये वाला बनता है, ये इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर फोर्सेज है तो ये रेडियल फोर्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ होती है स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोटिकल डायरेक्शन। एसिम्प्टोट कहते हैं वो कर्व होते हैं जो कि इन्फिनिट को अप्रोच करते हैं। एसिम्प्टोटिक डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड एसिम्प्टोटिक डायरेक्शन ऑफ रिसेट टू द न्यूक्लियस। हाँ, कि ये वो एंगल है। देखें कौन से एंगल से पार्टिकल, जिस एंगल से ये पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अरेज कर लूँ ताकि मैं अच्छी तरह इसको प्लाट कर लूँ, यहाँ पे ड्रा कर लूँ कि पार्टिकल कौन से एंगल के साथ आ रहा है। इसमें देखें ये पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल की अप्रोच है, एसिम्प्टोटिक डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है ये, कि पार्टिकल इन्फिनिट से आ रहा है ये। और एसिम्प्टोटिक डायरेक्शन ऑफ रिसेट कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला डायरेक्शन जो रिसेट, डायरेक्शन ऑफ रिसेट। तो अप्रोच की डायरेक्शन ये वाली और रिसेट की डायरेक्शन ये वाली, इन दो के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, एसिम्प्टोटिक डायरेक्शन ऑफ अप्रोच जो कि ये वाली है और रिसेट की डायरेक्शन ये वाली है, जिसमें वो रिक्वायल हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल जी। तो ये रिलेशन डिराइव करने से पहले हम कुछ अजम्पशन कर लेंगे। अजम्पशन ये होगी कि पहली बात है कि सिर्फ कूलम फोर्स एक्ट करेगी। जब भी हम ये डिरिवेशन करेंगे तो ओनली कूलम फोर्स विल बी एक्ट। सेकंड ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे रहेगा, यानी इसका बोर मैसिव होने की वजह से ये क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा। दूसरा ये है कि हमारे पास कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ये इलास्टिक कोलिजन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे पार्टिकल अगर यहाँ से मैं कंसिडर कर लूँ कि पॉइंट 1 से हम करेंगे स्टार्ट होता है और जैसे जब इंसिडेंट करते हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा डी। की जैसे पार्टिकल यहाँ पे आया तो यहाँ पे इस पर एक इम्पल्स एक्ट करेगा, क्योंकि शॉर्टर टाइम के लिए फोर्स होगी, इसके बाद ये क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स शॉर्टर टाइम के लिए यहाँ पे इस पर एक्ट करेगी वो एक इम्पल्स की इक्वल है। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू mv। कि अगर वो, क्योंकि यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर गया हो कि टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, और विच इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू mv जी। ये हमारी कुछ अजम्पशन है कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा और इसके बाद सिर्फ कूलम फोर्स, और वो रेडियल डायरेक्शन में आउट। अगर पार्टिकल इधर से आ रहा है यानी यहाँ से, तो पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर पार्टिकल इधर से आ रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स, यानी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करेगी। इसके बाद ये हमने डायग्राम ड्रा किया है कि हमारे पास लेट करें न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से आता है इस तरीके से और यहाँ पे एक रेडियल फोर्स एक्ट करती है, तो इस डायरेक्शन में क्या कहा जाता है, रिकॉयल हो जाता है, यानी। तो अब देखें अगर फोर्स ना होती तो पार्टिकल इस लाइन पे सीधा डायरेक्ट मूव करता। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है और ये जो न्यूक्लियस के बीच में, और इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जो कि अभी हमने डिफाइन किया है। और ये एंगल हमारे पास जो स्कैटरिंग एंगल जो कि हमने डिफाइन किया है कि अप्रोच की डायरेक्शन और रिसेट की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं जी। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसमें दो
एक हमारे पास जब पार्टिकल आ रहा था तो इसके मोमेंटम को कहते हैं P1, जो कि हमने यहाँ से लिखा है P1 जब पार्टिकल आ रहा था। एक पार्टिकल जब रिकॉयल हो गया तो इसकी मोमेंटम क्या था MP2। तो चेंज इन मोमेंटम को हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम F डेल्टा P। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं। और जी जो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगी F, जो कि रेडियली आउटवर्ड फोर्स होगी, उसको हमने F से लिखा है। अब ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये 90 एंगल है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कौन सा एंगल है 90। अब यहाँ से अगर यहाँ तक हमें पता जाए कि ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होगा पाई, यहाँ से मतलब पाई माइनस थीटा होगा। तो पाई माइनस थीटा यानी यहाँ से होगा। अगर आप इसको इधर से देखेंगे यानी ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये वाला एंगल देखते हैं कि ये वाला कितना एंगल है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा। अब इसको 2 पे डिवाइड करें क्योंकि इसका ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, तो पाई माइनस थीटा ओवर 2 हो जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही कि यहाँ से यहाँ तक टोटल पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई है, यहाँ तक थीटा है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा। इसको हाफ पे डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट बन जाएगा, एक ये पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से पाई माइनस थीटा ओवर 2 इधर, और ये डेल्टा पी जो कि क्या करे पाई माइनस थीटा ओवर 2 इधर और पाई माइनस थीटा ओवर 2 इधर। तो जी ये जो वेक्टर हमारे पास बन गया P1 और P2, P1 और P2 के बीच में हमारे पास जो वेक्टर एंगल है वो क्या है पाई माइनस थीटा ओवर 2, क्योंकि ये हमारे पास P1 है और इस डायरेक्शन में हमारे पास P2। तो अब हम यहाँ से हमने वेक्टर डायग्राम ड्रा के P1, P2 और डेल्टा P। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, डेल्टा P और इसका अपोजिट हमारे पास क्या है साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास है P1 इज़ इक्वल टू P2। P1 के हमारे पास जो सामने वाला एंगल होगा वो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी P1 डेल्टा P ओवर साइन थीटा। और इस तरीके से ये अगर P1 है तो इसके पैरेलल में हमारे पास ये क्या होगा, ये भी P1 होगा और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है पाई माइनस थीटा ओवर 2। इस तरीके से अगर ये वेक्टर P2 है तो इसके सामने पैरेलल ये क्या होगा, ये भी P2 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होगा कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं P1, यानी ये वेक्टर P1 P2 तो ये भी P2 होगा, ये P1 तो ये भी P1 है। और अगर आप डेल्टा P के सामने वाला डेल्टा P और इसके एंगल वाले सामने का साइन थीटा, जिसे आप साइन कहते हैं, डेल्टा P ओवर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू P2 ओवर साइन थीटा या P1 ओवर साइन थीटा। क्योंकि P1 और P2 इक्वल है तो हम इसको लिखते हैं MV ओवर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ओवर 2। तो जी यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, वो ये है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ओवर 2 को हम लिख सकते हैं cos थीटा की इक्वल, क्योंकि लाइट एंगल यूज़ करेंगे, और साइन थीटा आपके पास इक्वल है 2 साइन थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2। तो जब आप ये आइडेंटिटीज यहाँ पे प्लग करते हैं तो आपके पास डेल्टा P इज इक्वल टू 2 MV साइन थीटा ओवर 2। ये वो मोमेंटम है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे रिकॉयल होता है तो उसका मोमेंटम कितना चेंज होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू 2 MV साइन थीटा ओवर 2 से। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो आप इसको अलहदा से डायग्राम बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्लाट की है P1 और P2 के बीच में। अब जो है एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें कि हमारे पास ये जो एक ये एंगल था जिसमें पार्टिकल अप्रोच कर रहा था और एक पार्टिकल तो ये स्कैटरिंग एंगल था जिसको मैंने लिखा था यहाँ से किसी एंगल थीटा से। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब टोटल हमें पता है कि यहाँ अगर वर्टिकल एंगल है जो कि वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है आउटवर्ड, तो ये हमारे पास क्या है टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। ठीक है, और ये एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है टोटल पाई होता है, तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस थीटा ओवर 2 होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होता है पाई बाई 2 और माइनस थीटा। तो अगर आप पाई से देखेंगे तो पाई के लिहाज से आपके पास कितना बनेगा पाई माइनस थीटा, ये वाला सारा एंगल पाई माइनस थीटा बनेगा ये वाला। और फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये ओवर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये एंगल हमारे पास किसके बीच में है P1 और
P2 के बीच में, P1 और P1 और डेल्टा P के बीच में है। ये देखो ये एंगल, ये किस में, ये इधर से आपके पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल होगा ये वाला, ये पाई माइनस थीटा ओवर 2 है। तो यहाँ से हमने इसको यानी लॉ ऑफ साइन से एवेल्यूएट किया है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया है। इसके बाद हम इम्पल्स देखते हैं कि एफ डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, बिकॉज द इम्पल्स आफ्टर डेल्टा टी इज़ द सेम डायरेक्शन एज द मोमेंटम चेंज, कि हमारे पास इम्पल्स उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो वो हमारे पास फोर्स कौन सी थी, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा था फोर्स का डेल्टा पी के साथ, तो ये इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक साइन कंपोनेंट होगा, एक काज कंपोनेंट। तो इम्पल्स क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है तो रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास इम्पल्स एक्ट करेगा, जो कि क्या कौन सा कंपोनेंट है, एफ काज कंपोनेंट। तो एफ काज थीटा काज फी इंटू डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइन नहीं फी है, तो ये होगा एफ काज फी इंटू डेल्टा टी। अच्छा जी, तो डेल्टा ये पास किस चीज़ के इक्वल होता है, जो हमने फाइंड किया 2mv साइन थीटा ओवर 2, और ये फोर्स की हमारे पास कहाँ से है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है जो पार्टिकल क्या क्या माइनस इन्फिनिटीज़ पे जो फोर्स एक्ट करेगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटीज़ की रेंज होती है, और एफ काज फी इंटू डेल्टा टी। अब वो कहता है कि हम जो है अपनी टू चेंज द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड फ्राम टी टू फी, कि हमारे पास इसका अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो क्या होगा कि डेल्टा टी से अगर फी में जाना है, वी नोट दैट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज फ्राम, एक हमारे पास जो जब इंसिडेंट पार्टिकल अप्रोच कर रहा था उस वक्त हमारे पास एंगल था माइनस पाई ओवर 2 माइनस थीटा, माइनस 1 ओवर 2 इंटू पाई माइनस थीटा, एंड दूसरी तरफ हमारे पास प्लस। तो यहाँ से जो हमने दो एंगल लिखे थे ये वाले, एक ये एंगल था ये जो कि P1 और डेल्टा P के बीच में था, और एक हमारे पास P2 और डेल्टा P के बीच में था पाई ओवर 2 माइनस थीटा। तो ये हमने दो एंगल लिखे थे। तो ये एंगल की लिमिट्स क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो एंगल हमारे पास होंगे माइनस पाई ओवर 2 माइनस थीटा टू पाई ओवर 2 माइनस थीटा की इक्वल। तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारे पास इस तरीके से चेंज हो जाएगी जी। इसके बाद जब हम ये चेंज करेंगे correspond to phi at t is equal to माइनस इन्फिनिटी टू t is equal to प्लस इन्फिनिटी की, t is equal to प्लस इन्फिनिटी पे हमारे पास जो पॉजिटिव साइड है उस पर हमारे पास एंगल क्या था पाई माइनस थीटा ओवर 2, और नेगेटिव साइन में माइनस पाई 1 ओवर 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिमिट तब्दील करेंगे एफ कास फी, यहाँ पे डेल्टा टी डेल्टा फी से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम चीज़ को तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इसके बाद जनाब कि जैसे ही पार्टिकल डी फी ओवर डेल्टा टी क्या है, जस्ट द एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल अबाउट द न्यूक्लियस, कि जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो हमें ये पता है कि अगर वो पार्टिकल एम वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस बी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एम वी, यानी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से आपको पता होगा कि आर क्रॉस पी। तो पी हमारे पास एम वी है और ये आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ओमेगा आपके पास क्या होता है डी फी ओवर डी टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी फी ओवर डी टी, यानी एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल होगा एम वी इंटू पी, यानी एम वी, और इसका जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास हमने अज्यूम किया था वो कौन सा था, बी था, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको हमने से लिखा था। अगर आप यहाँ से देख लें ये पार्टिकल एम वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हमारे पास जो ओरिजिन था उससे डिस्टेंस का क्या था बी था, तो एम वी इंटू बी इसका हमारे पास मोमेंटम होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास जो मोमेंटम हमने फाइंड किया है एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी एम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कहता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द अल्फा पार्टिकल एक्ट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जॉइनिंग। हाँ जी, अगर रेडियल डायरेक्शन में कोई, जैसे आप बात कर लेते हैं कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है तो उस पर टार्क प्रोड्यूस होता है, अगर पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसमें कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो रेडियल डायरेक्शन में या अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू एटम्स, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो पार्टिकल है उसकी लाइन में कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो इस डायरेक्शन में कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है रेडियल डायरेक्शन में, तो इस इधर भी रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, इधर भी अगर कोई पार्टिकल इधर से आता है तो वो भी इस पर भी एक्ट करेगी,
अगर कोई पार्टिकल इधर से आता है तो इस पर भी ये न्यूक्लियर फोर्स रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो जो हमारे पास नेट टार्क होगा इस पर कांस्टेंट होगा, एंड नेट नो टार्क ऑन द अल्फा पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल टार्क 0 होता है तो आपको पता है dl/dt, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट जो कि mr² ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू mvb। तो यहाँ से अगर आप थोड़ी बहुत टर्म फॉर विच वी ऑब्टेन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी ओवर डेल्टा फी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो r²/vb, इसको पुट करेंगे हमारे पास जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन था उसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और यानी ये टर्म जो हमारे पास डेल्टा टी ओवर डेल्टा बी वाली टर्म अपनी पीछे इक्वेशन में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और f की वैल्यू भी हम जनाब जो चीज़ें कांस्टेंट होगी वो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी 2mv sin थीटा के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2mv² b sin थीटा ओवर 2 और दिस, जो हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेटेबल चीज़ें हैं, यानी जो इंटीग्रेंड चेंज हो रही है वो हम इंटीग्रल के अंदर, लेकिन जैसे फ़ी है और आगे हमारे पास लिमिट भी थीटा पे है। तो फोर्स हमें पता है कूलम फोर्स है बिटवीन ZE यानी अल्फा न्यूक्लियस, जैसे हमारे पास 4 ZE और दूसरा अल्फा पार्टिकल है, तो इसका हमारे पास चार्ज कितना होता है, आपको पता है कि 2 × E होता है, कि अल्फा पार्टिकल पे 2 इज एटॉमिक नंबर 2 होता है और E तो 2ZE² ओवर 4πr²। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम cos φ जो हमारे पास एंगल है इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी r² भी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और आप इसको बिटवीन द लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे, cos φ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है माइनस sin φ और अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 cos θ ओवर 2, और बाकी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे चली जाएंगी कांस्टेंट चीज़ें। तो हमारे पास बच जाएगा cot θ ओवर 2 इज इक्वल टू 2π0 mv² एंड z² ओवर b। ये वो रिलेशन था जो कि इम्पैक्ट पैरामीटर और ये हमारे पास स्कैटरिंग एंगल के बीच में आया है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि ये अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/2 mv² बन रहा है इसमें, इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल लिख लेंगे। अब जो है ये हमारे पास cot θ ओवर 2 इज इक्वल टू 4π0, क्योंकि 1/2 mv² को हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे और b को b की जगह और ZE²। तो ये वो एंगल है जो कि यानी एक रिलेशन है जो कि हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल को रिलेट करती है। इसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला क्या था कि जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल आता है इस एरिया में तो एक चीज़ होती है क्रॉस सेक्शन कि कितना प्रोबेबिलिटी कि कोई पार्टिकल क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा कि इस एरिया में जब भी कोई पार्टिकल अप्रोच करेगा तो क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्शन होगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू πb², जो इफेक्टिव एरिया होगा उसको हम अगर इसका डायमीटर हमारे पास फॉर एग्जांपल b है तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा π/b², πb की जिस तरह आप एरिया ऑफ लिखते हैं πr², तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा πb² होगा। तो इसके बाद जो है हम एक f नंबर कहते हैं, नाउ वी कंसिडर ए फॉइल ऑफ थिकनेस t दैट कंटेन n एटम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डेंसिटी है। द नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई पर यूनिट इज nt। नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई कैसे आप फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये क्या है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब आप इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थिकनेस के साथ, तो ये आपको क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया देगा। यानी क्योंकि इसके डायमेंशन नंबर के हैं और ये वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम को आप थिकनेस जो कि वन साइड, तो ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट आपको एरिया देगा। एंड अल्फा पार्टिकल बीम इज इंसिडेंट अपॉन एरिया ए, देयरफॉर वी, अगर हम इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दे देगा। यानी डायमेंशनली हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई थिकनेस, जिसकी डायमेंशन लेंथ की होती है, तो नंबर की डायमेंशन नंबर, वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास मीटर क्यूब और थिकनेस की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है मीटर, और इसको हम मज़ीद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया की डायमेंशन हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर क्यूब। तो ये अगर हम NTA मल्टीप्लाई बाई द क्रॉस सेक्शंस, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको हम कहते हैं NT सिग्मा इंटू A, तो ये हमें क्या देगा, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर बाई थीटा और डिवाइडेड बाई इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शंस एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन NT सिग्मा A फॉर सच स्कैटरिंग एंड द टोटल टारगेट एरिया इज A, यानी अल्फ़ा पार्टिकल कौन से एंगल से स्कैटर हुए,
कि देखें टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं। पहली बात तो यह कि कितने पार्टिकल आ रहे हैं और कौन से पार्टिकल स्कैटर होंगे जो इस एरिया में आएंगे, जो इसके जो हमारे पास पाई जो स्कैटरिंग एरिया है इसमें जितने पार्टिकल आएंगे वो क्या होंगे, स्कैटर होंगे। और जो टोटल टारगेट एरिया हमारा कितना था, ठीक है, तो एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन ओवर टारगेट एरिया, तो कितने पार्टिकल इस एरिया में आए वो होगी। इन दोनों की रेशो को हम क्या कहेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर बाई थीटा आर मोर डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पार्टिकल। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिए अभी हमने फार्मूला देखा है कि एन टी ए इंटू सिग्मा, क्योंकि एन टी ए और सिग्मा एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, टी थिकनेस है, एरिया, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल। तो जब हम इसको क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, स्कैटरिंग दैट्स द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो अगर हम इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक फ्रैक्शनल नंबर ऑफ़ पार्टिकल देगा कि जो हमारे पास स्कैटर हो रहे हैं उस हमारे पास एंगल क्रॉस सेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे एरिया से, तो क्योंकि एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई टारगेट एरिया, एरिया से कैंसिल हो जाएगा, एन टी सिग्मा, सिग्मा हमारे पास होता है पाई बी स्क्वायर। और अगर हम बी की जो पीछे वैल्यू हमने फाइंड की है वो वाला बी जो हमने अभी इम्पैक्ट पैरामीटर के साथ इसको रिलेट किया, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करें और पुट कर लें इस इक्वेशन के अंदर एफ़ की वैल्यू, एफ इज इक्वल टू पाई एन टी जी स्क्वायर, यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट करेंगे वो वाली, तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी। ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर ऑफ़ पार्टिकल कि वो हमारे पास स्कैटर कितने हुए और टोटल इंसिडेंट पार्टिकल कितने थे, ठीक है। यानी ये डायग्राम से देखें कि कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए और कितने पार्टिकल, कितना एरिया पे हमने पार्टिकल जो है ना हमारे पास जो इंसिडेंट एरिया जिस पे हमने पार्टिकल फॉल किए, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल स्कैटर ओवर टोटल टारगेट एरिया हमारा कितना था, जो हमारे क्या देगा, एक फ्रैक्शनल नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड हुए। तो यहाँ से हमारे पास एक एफ आया। अब ये कहते हैं इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ए डिटेक्टर मेजर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, कि हमारे पास डिटेक्टर जो है वो एक दो एंगल के बिटवीन में हमें एक नंबर बताता है, ना कि एक्चुअल नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ कितने एंगल से लेकर कितने एंगल तक हमारे पास कितने पार्टिकल, एक एस्टिमेट बताता है, ना कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हमने फ्रैक्शनल नंबर फाइंड किया है, यानी ये वाला जो एफ फाइंड किया है, इसको हम डिफरेंशियल लेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास एक डिफरेंशियल रेंज में नंबर बताता है जो हमारे पास डिटेक्टर है, एंगल थीटा से लेकर थीटा प्लस डीटा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें थीटा और डी थीटा मिल जाएगी। तो डेल्टा एफ अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो काज और साइन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और नेगेटिव साइन भी साथ आ जाएगा, क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन या होता है। और दूसरी इसमें यह है कि आप जो हमारे पास फॉइल है, ज़ाहिर बात है, तो इसकी हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर कोई यानी एरिया है, तो इसकी अगर थिकनेस आर डी थीटा है और ये जो हमारे पास है ये डी थीटा और इसका रेडियस आर है, तो ये जिसकी लेंथ होगी ये क्या होगी, आर डी थीटा। और ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका रेडियस, तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा, यानी आर के सामने वाला आर साइन थीटा। और अगर हम इस पूरे एंगल पूरी साइड का क्रॉस सेक्शन फाइंड करें तो ये क्या बनेगा, डी एस इज इक्वल टू इसकी लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ इसकी हमारे पास इसकी होगी 2 पाई आर इंटू साइन थीटा और विड्थ इसकी कितनी है, ये देखें, आर इंटू डी थीटा। ये आर इंटू डी थीटा इनकी विड्थ है, हर पॉइंट पे आर इंटू डी थीटा इसकी विड्थ है, क्योंकि डी थीटा इसकी हमारे पास ये रेंज और थीटा हमारे पास ये एंगल, तो आर डी थीटा इसकी विड्थ है और 2 पाई आर साइन थीटा इसकी लेंथ है। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कि 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा है। फिर ये जो साइन थीटा है इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से डेल्टा एस आ जाएगा। अब जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमारे पास, इफ़ ए टोटल एन आई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द फॉइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड इंटू डी थीटा इज एन आई इंटू डेल्टा एफ। कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंसिडेंट हुए इंटू डेल्टा एफ, और द नंबर पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग द स्क्रीन एट थीटा विच इज़ क्वांटिटी एक्चुअली मेजर बाई, कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो कि स्कैटर हुए, नंबर ऑफ़ पार्टिकल
इंटू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एस। तो ये हमें, क्योंकि आप इन दोनों की डायमेंशन चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर की डायमेंशन देगा। ये आप एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल की जगह एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल, डी एफ हमने पहले फाइंड किया है, और डी एस हमारे पास टोटल एरिया पता है। जो हमारे पास क्रॉस सेक्शंस है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरियाज़ को कहते हैं, कि जो हमारे पास इंसिडेंट फाइल होगी इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्योंकि ये हमें पता है कि डेल्टा एस टोटल, ये इसकी विड्थ कितनी है, आर इंटू डी थीटा, और यहाँ से अगर ये रेडियस आर वेक्टर और ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आर इंटू साइन थीटा, और 2 पाई इसकी लेंथ, 2 पाई आर साइन थीटा, यानी जिस टाइम लिखते हैं 2 पाई आर, तो आर तो हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास इसकी लेंथ रेडियस कितने, आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा, और इसकी विड्थ आर डी थीटा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एंगल यूज़ किया है 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड cos थीटा, जिस वजह से 4 पाई आ गया। तो ये जब हम लिखेंगे एन आई नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज इक्वल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इंटू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एस, की डिफरेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इस डिफरेंशियल एरिया पे फॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक नंबर ऑफ पार्टिकल सब्ट्रैक्टिंग द स्क्रीन एट थीटा विच इज़ क्वांटिटी एक्चुअली मेजर्ड एज दिस। अब जो है आप एन आई की वैल्यू, डेल्टा एफ की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा एन आई एन टी जी स्क्वायर ई 4 एंड 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर एंड साइड। ये वो एंगल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एक फार्मूला था जो कि रदरफोर्ड ने डिराइव किया था। इसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला कहते हैं। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, जिसकी वजह से मैंने मज़ीद कुछ शॉर्टकट्स अडॉप्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो मैं कमेंट में आप बता के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा।